नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। हम हर सप्ताह आपको किसी न किसी बड़ी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब। सबसे बड़ी खास बात सीपी जोशी में यह है कि जिस वक्त ये प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए तो शायद ही किसी को इस बात का अंदाज नहीं था कि जब वो जयपुर शहर में आएंगे और दिल्ली से रवाना होंगे तो एक बड़ी भीड़ उनके साथ जुड़ती चली जाएगी और वो भीड़ ऐसी जुड़ी कि वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया। दूसरी सबसे बड़ी खूबी सरल, सहज और मिलनसारिता की है, जिसकी तारीफ करना भी लाजमी है। इस बात को मैं नहीं कहता, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मंच से भी बोला था और शायद राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी राजनीतिक बातों से परे इस बात को बोलते भी होंगे। सीपी जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज में। सबसे पहला सवाल, आज फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से आपने राजनीति की शुरुआत की, लेकिन राजनीति की शुरुआत से पहले हर एक व्यक्ति का जब वो लीडर बनता है उससे पहले एक जीवन होता है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में आने से पहले किस दौर में आपका जीवन गुजरा? बचपन किस तरीके का रहा? देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से, और एक छोटे से गांव जो ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर पर ही नहीं था, जहाँ आज भी हमारी खेती बाड़ी, गांव, घर, मकान सब कुछ है, पशुधन है। उस गांव से निकलकर विद्यालय में आना, और मुझे अच्छी तरह ध्यान है 11वीं में जब वहाँ की कैबिनेट बनती थी तो मैं वो फाइनेंस मिनिस्टर था। फिर मैं प्रधानमंत्री का चुनाव होता था उस समय स्कूल में, तो वो चुनाव लड़े। फिर कॉलेज में आया तो होता क्या था, ग्रामीण छात्रों के साथ रैगिंग होती थी, बड़ा समस्या थी। तो ग्रामीण छात्रों के हितों के लिए मैंने संघर्ष किया, उनके हितों के लिए बात करता था। मैं फर्स्ट ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना, सेकंड ईयर में वाइस प्रेसिडेंट बना, थर्ड ईयर में प्रेसिडेंट बना, और अभी तक वहाँ पीजी के ही छात्र उस समय तक अध्यक्ष बनते आए थे। मैं यूजी में ही, बीकॉम में ही कॉलेज का अध्यक्ष बन गया था। और मैंने प्रयास ये किया, मैंने कभी हड़ताल नहीं होने दी स्कूल में, लेकिन छात्रों के हितों के लिए हमेशा अपनी बात को मुखरता से रखा और अधिकांश बातों को मनवाने का प्रयास किया। जोशी जी, एक सबसे बड़ी बात होती है जब आप ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो लीडर का मतलब छात्र, लीडर का मतलब लोग ये भी समझते हैं कि एकदम दबंग आदमी और गुरुजनों से भी भिड़ जाए, लड़ाई कर ले, सब कुछ तहस नहस कर देने वाला, इस तरीके की छवि कई बार आती है। आपकी क्या इसके विपरीत छवि रही, या फिर कॉलेज के दौर में आप बिल्कुल अग्रेसिव थे, किसी से भी लड़ जाना, भिड़ जाना, या इस तरीके का क्या अंदाज रहा हो? नहीं, अग्रेसिव तो था, लेकिन गुरु का सम्मान हमने कभी उसको, गुरु उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी। और ईश्वर का योग ये है कि हमने जो मांगे रखी हमेशा, वो मांगे ईश्वर की कृपा से वो सारी पूरी हुई। तो हमने कभी कॉलेज में विद्यार्थियों का समय या उनका अध्ययन का समय खराब नहीं होने दिया। उनकी मांगों के लिए बातचीत करते थे, संघर्ष करते थे और उनको मनवाने के लिए पूरा प्रयत्न करते थे, और वो होती भी थी। लेकिन महाविद्यालय का समय खराब नहीं करते थे। और ग्रामीण छात्रों के बड़ी समस्या आती थी, उनको फॉर्म एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम तक, उन सारी समस्याओं को हर विंडो पर हम उनका साथ देते थे। और पता ही नहीं लगा कि महाविद्यालय से निकलने के बाद युवा मोर्चा, और युवा मोर्चा के बाद युवा मोर्चा की यहाँ पर बात आई है। युवा मोर्चा में आप रहे, लेकिन उससे पहले ऐसी स्थितियाँ रही होंगी जब भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर्स होंगे जो आपके मन मस्तिष्क में छाप छोड़ते होंगे, या आपको लगता होगा कि यार बीजेपी का ये लीडर है, कुछ दम है। और शायद चित्तौड़गढ़ से गुजरात का भी रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। वो दौर जब आप युवा मोर्चा में थे तो कौन से ऐसे लीडर थे जो आपको प्रभावित किया करते थे? क्योंकि भैरव सिंह शेखावत भी सक्रिय थे, नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे होंगे, उसके आसपास उस वक्त संघ में थे, संघ से के बाद वो मुख्यमंत्री भी बने, तमाम चीज़ें रही। तो
कौन ऐसे लीडर थे बीजेपी के जो आपको लगता था कि हाँ इन्हें सुना जाना चाहिए, इन्हें फॉलो किया जाना चाहिए, या जो आपको प्रभावित करते थे? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं सांवलिया जी में वो आए एक बार मीरा जी की मूर्ति का अनावरण करने, तो उसमें माननीय वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, दोनों वहाँ आए और मूर्ति का अनावरण किया और सौभाग्य से मुझे उनके स्वागत करने का अवसर मिला। चूँकि मेरी जिला परिषद का वार्ड था वो, तो मुझे स्वागत करने का अवसर मिला। और चूँकि उनकी शैली, उनका काम करने का तरीका और उनकी जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हैं, वो सबके दिलों के मन की बात करते हैं। तो शुरू से ही थी कि ये नेता हैं जो ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश की जनता उनको प्रभावित करने का काम करते हैं, और उस समय से मन में था। गोधरा का जो वक्त आया, उस वक्त आप क्या आप राजनीति में किस मुकाम पर थे जब प्रधानमंत्री मोदी, उस दौर में बहुत बुरा एक दौर था वो, उसके बाद कई आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर लगा, लेकिन उनका कद बढ़ता ही चला गया, सारे लोग जानते हैं, इस बात में कोई संशय भी नहीं है। उस वक्त आप किस तरीके से देखते थे मोदी जी को? देखिए, वो एक संक्रमण काल था। किस प्रकार से गोधरा में वो घटना हुई, पूरा देश उससे सहम गया, लेकिन उन्होंने जिस सूझबूझ के साथ गुजरात को संभाला, उस घटना के बाद गुजरात में एक भी घटना नहीं होती है। जहां गुजरात रोज़ दंगों के कारण जाना जाता था, उस घटना के बाद एक भी दंगा नहीं होता है। कच्छ भुज की घटना के बाद किस प्रकार से बहुत कम समय में वहाँ पूरा शहर बसा देना, वो निश्चित रूप से पूरे देश को प्रभावित करने वाले काम थे। तो उसके बाद गुजरात मॉडल धीरे धीरे पूरे देश भर में फैलने लगा कि आज वहाँ युवा आत्मनिर्भर बन के घूमने लगा है, वहाँ किसान समृद्धशाली हो रहा है, वहाँ महिलाएं आराम से ना सिर्फ अपना जीवन यापन बल्कि वो नौकरी भी कर रही है, तो बहुत सुरक्षित अपने घर जा रही है। तो एक मॉडल पूरे देश भर में फैला, और वही एक कारण था कि देश की जनता में विश्वास हुआ कि गुजरात में किसान सिर्फ गांव में जाने के लिए, खेत पे जाने के लिए भी सड़क बन सकती है, तो देश में भी ऐसा हो सकता है। और वो मॉडल पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया, और ये विश्वास खड़ा हुआ गुजरात के कारण कि ये व्यक्ति है जो देश को समृद्धशाली बना सकता है। सीपी जी, जब आप सांसद बने, बहुत बड़ा मौका था, और एक ऐसे संसदीय क्षेत्र का कि जिसका नाम सुनते ही एक रुबाब आता है। आदमी जब बोलता है कहाँ से, और चित्तौड़गढ़ से, एक रुबाब पनपता है, और चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही महाराणा प्रताप और ये सब मन मस्तिष्क में आने लगते हैं, जो उस वीर धरा के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है। मीराबाई से लेकर सभी की धरती है वो। तो प्रधानमंत्री मोदी से कोई आपकी पहली मुलाकात जब आप सांसद बनकर गए, जब आपको लगा कि हाँ, जिस वक्त मैंने इनसे उस वक्त सांवलिया में स्वागत किया था और आज मैं इनसे यहाँ पर मिल रहा हूँ इस अंदाज में, और जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, कोई ऐसी बात याद आ रही हो कि आपको लगा हो कि हाँ, आज भी ये वैसे ही हैं? उनकी स्मरण शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। वो हमेशा से, मैं एक बार जौहर मेले के लिए निमंत्रण देने गया था, तो उस समय एक कुछ इश्यूज थे फोर्ट के, उन्होंने बनने के बाद बहुत डेवलपमेंट का बहुत सारा बजट चित्तौड़ दुर्ग पर दिया। रानी पद्मावती का गलत इतिहास का चित्रण था, उसको ठीक किया। जौहर स्थल का डेवलपमेंट हो या पूरे दुर्ग का डेवलपमेंट। तो एक छोटा सा कोई इशू था जिसके कारण वो काम रुका हुआ था। सीपी वो क्या हुआ उसका, वो हुआ नहीं हुआ। मैं शॉक्ड हो गया कि देश चलाने वाला व्यक्ति चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में इतनी चिंता, ये मैं उस समय मैंने सोचा कि कैसे वो करते होंगे। ईश्वरीय शक्ति है उस व्यक्ति में कि जो देश की, दुनिया की हर पल की खबर, और चित्तौड़ दुर्ग में वो हुआ कि नहीं हुआ उसकी भी चिंता। ये वास्तव में कोई ईश्वरीय शक्ति है उनमें जो इस प्रकार की स्मरण शक्ति और इतना बड़ा काम करने की शक्ति देती है। आपको क्या लगता था क्या कि लोग आपके बारे में चर्चाएं चलाते थे कि सीपी जोशी केंद्र में मंत्री बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, कई बार चर्चाएं आती थी। अचानक से अध्यक्ष का फैसला हुआ, सब लोग शॉक्ड रह गए कि जैसे अभी आपने शॉक्ड रहने की बात की, कि उस वक्त मैं भी शॉक्ड रह गया कि
जो सोचा नहीं जा रहा था ऐसा एकदम से फैसला हुआ। प्रधानमंत्री साहब, मुलाकात भी हुई थी आपकी शायद उससे 3-4 दिन पहले, और आपके क्षेत्र के लोग भी गए थे जिनसे 2-2, 3-3 मिनट शायद प्रधानमंत्री ने दिए थे। तब आपको अंदाज़ा था इस तरीके का कि ये भी फैसला हो सकता है? नहीं, एक्चुअली मैं पार्षद बनना चाहता था और कुछ समय बाद जिला परिषद मेंबर बन गया। मेरे मन में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और बाकी कई दायित्व रहे। अध्यक्ष बनने की इच्छा थी युवा मोर्चा की, और कुछ ही समय बाद पार्टी ने मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया। मेरी विधायक बनने के लिए मन में कुछ उमंग थी, तो पार्टी ने 4 महीने बाद सांसद बना दिया। तो उसके बाद मैंने सोच लिया काम करते रहो, और यही एक पार्टी है जो जिसकी 2 आंखें नहीं हज़ारों आंखें हैं हर कार्यकर्ता को काम के देखने की। आपको कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यकर्ता को किसी न किसी भूमिका में काम दिया जाता है। तो मैं उस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 252 लोग, जहाँ मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, प्रधान, पूर्व प्रधान, विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, ऐसे एक स्तर के सभी लोगों का मेरी सबकी इच्छा थी पार्लियामेंट देखना, तो उनको लोकसभा दिखाई। और उसी दिन रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सब लोग आए हुए हैं ऐसे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सबकी इच्छा थी कि देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता के साथ हम लोग फ़ोटो सेशन में, और तुरंत परमिशन मिल गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज रूप से हर, तो वो अध्यक्ष बनने से 2 दिन पहले की घटना थी? 2 दिन पहले, तो मुझे भी नहीं पता। और मैं जिस दिन घोषणा हुई उस दिन सहज रूप से पार्लियामेंट जाता हूँ, 11 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ, वहाँ चला गया। तो थोड़ी देर बाद किसी से मैसेज मिलता है कि आपको ये दायित्व मिल गया। तो मैं तुरंत ही वहीं पार्लियामेंट में था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करने गया, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गया, फिर माननीय गृह मंत्री जी से मिलने गया। तो तमाम नेताओं का धन्यवाद अर्पित करने गया कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं जिस गांव से आता हूं। क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम माइन्यूटली वॉच करती है हर एक लीडर को, और बरसों बरस तक माइन्यूटली वॉच करती है, और विचार परिवार के लोग भी माइन्यूटली वॉच करते हैं लीडर की तरफ? कितना मानते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि जो काम मिलता है उसको बहुत ईमानदारी से उस दायित्व के प्रति हम लोग जिम्मेदारी निभाते हुए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो काम मिला है, चाहे काम छोटा है बड़ा है, वो काम ईमानदारी से करना चाहिए और पूरी मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। और ये सही है कि मैंने जैसा कहा कि अपने काम को देखने वाली 2 आंखें नहीं हज़ारों आंखें हैं। तो मॉनिटरिंग और वॉचिंग ये तो मैं नहीं कह सकता, बट आपके काम को हर व्यक्ति देखता है, वॉच करता है। कार्यक्रम में छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल है जिन सवालों के उत्तर भाजपा के प्रदेश के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं। उन सवालों के साथ फिर हम जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। मैं एक जिक्र और करूंगा छोटा सा, बहुत संक्षेप में। जिस वक्त ये प्रदेश अध्यक्ष बने उससे मैं 6-7 दिन पहले मैं इनकी बाइट लेने के पर्पज से बातचीत करने के लिए गया, तो इन्होंने कहा कि स्टेशन आ जाइए। रेलवे स्टेशन पहुंचा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। वहां पर एक सामान्य सा आदमी खड़ा हुआ है। मैं भी कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा भाई प्रोटोकॉल तो ले लेते आप। बोले कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, कहीं बैठेंगे। रेलवे स्टेशन पर अधीक्षिका थी, उससे बातचीत की, कमरा खुलवाया, पानी चाय पानी पूछना नहीं पूछना अलग बात होती है। इन्होंने किसी से बात नहीं की। 2 मिनट 4 मिनट बिना बाइट दिए सामान्य हालचाल पूछे और ये निकल गए। इनको बाइट नहीं देनी थी उस इशू पर। उस वक्त महज अकेले खड़े हुए थे, ट्रेन में बैठे सामान्य व्यक्ति की तरह चले गए। लेकिन जब वापस लौटे तो अपने साथ काफिला था। इसको भाग्य भी बोलते हैं, अपनी मेहनत भी बोलते हैं। और जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर कहें अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी टीम माइन्यूटली वॉच करती है, जो भी हो। लेकिन अब इनसे एक महत्वपूर्ण सवाल कि मैं आपके परिवार पर आऊँगा, छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं राजनीति की छोटी छोटी बातें करूँगा। आपको इस वक्त और भी ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, आप चित्तौड़ जाते थे। परिवार में कौन है, उनको कितना समय आप दे पाएंगे? और लगता होगा कि
जब मैं जनता के साथ जुड़ रहा हूं तो परिवार भी पीछे छूटता जा रहा है। ये हर एक नेता की तकलीफ होती है। मैंने जिस भी नेता से बात की उनके साथ ये हमेशा तकलीफ होती है। ये सच्चाई है कि परिवार को समय नहीं दे पाते। बच्चे छोटे हैं, मेरी 11th में बेटी पढ़ती है, 3rd में बेटा पढ़ता है। तो कई बार कहते हैं कि पापा आपकी छुट्टी नहीं होती क्या? और जनरली मैं रात को जिस तारीख से को घर से निकलता हूँ उस तारीख को घर नहीं पहुँच पाता हूँ। तारीख बदलती है तो जाता हूँ तो सोते हुए मिलते हैं, और उनको समय नहीं दे पाना ये मिस करता हूँ मैं। लेकिन वो भी कहते हैं और मैं भी सोचता हूँ वो भी एक परिवार है और ये भी एक परिवार है। वो एक छोटा परिवार है, एक बड़ा परिवार है। उस परिवार को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन ठीक है, ये इसको भाजपा को आप परिवार मानते हैं। कार्यकर्ताओं के मन में कई बार चीज़ होती है, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो पूरी टीम आती है, कार्यकर्ता आते हैं, हर एक कार्यकर्ता को लगता है कि आप मेरे खास हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। लेकिन धीरे धीरे जब टीमें बनना शुरू कर होती हैं तो वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि भाई मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया। ये एक तकलीफ़ होती है। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि भीड़ आपके पास आ रही है, चुनाव के माहौल में भीड़ आना लाजमी है। तो ऐसे में कई कार्यकर्ता इस उत्सुकता के साथ, क्या कोई आपको ऐसा कार्यकर्ता भी मिला क्या जिसने कहा हो कि भाई साहब मैं आपके साथ सामान्य कार्यकर्ता के साथ की तरह जुटा रहूँगा, मेरे को पद नहीं चाहिए, पद के लिए पहले ही मना कर दिया? ऐसे भी हैं। मैं आपको बताऊं, युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष था प्रदेश का। तो टीम बनने के बाद ऐसे कई हमारे साथी थे जो बिना दायित्व के किसी कार्यक्रम का संयोजक के नाते या बिना दायित्व के जो काम दिया बहुत मुस्तैदी के साथ किया, और जो दायित्ववान थे उससे भी और ज़्यादा क्षमता से काम किया। आज सीपी जोशी सांसद बना है, प्रदेश का अध्यक्ष है, तो उसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के कारण मेरी पहचान है। और कल को मेरे पास कोई दायित्व रहे नहीं रहे, मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, अगर मेरे मन में आ जाए कि मैं नहीं लड़ पाया या मैं नहीं बन पाया, तो इसका मतलब मैं अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा हूं, मैं विचार के लिए नहीं कर रहा हूं। आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूं तो उसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी। और कल को मैं कुछ नहीं बन पाया और मन में आ जाए कि नहीं मैं नहीं बन पाया, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं विचार के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं अधिकांश ऐसे मेरे साथी हैं जो अभी तक मुझे कई लोगों ने कहा कि हमें साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि हमें दायित्व मिले नहीं मिले तो ही काम करेंगे। एक कुछ बातें चलती हैं कि टीम नहीं बन जाएगी, बातें चलती है कि रिप्लेस कर दिए जाएंगे, बातें चलती है कि राजनीति में ये चीज़ें सामान्य भी है, होता है, अक्सर टीमें भी बनती हैं। लेकिन ऐसे में टैलेंट को चुन पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सियासी संतुलन होता है, जातिगत होता है, क्षेत्र को जगह देनी पड़ती है। तो ऐसे में चुनाव के दौर में जो लोग टिकट मांगेंगे उनको प्योरली आप संगठन में कम एक्टिव रखेंगे, इस तरीके का? देखिए, निश्चित रूप से ये समय है बहुत तेज़ गति से पूरी ताकत से काम करने का, पूरी क्षमता के साथ काम करने का। तो इस समय कहीं किसी का मन है चुनाव लड़ने का तो ऑब्वियसली उनका मन वही लगा रहेगा, तो अपने दायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरा निर्वहन नहीं हो पाएगा। तो बातचीत करेंगे तो उस आधार पे आगे कुछ निर्णय करेंगे। अभी पार्टी में ऐसा होता है अक्सर, पार्टियों में जो भी है मनभेद और मतभेद, दो शब्दों पर अक्सर जिक्र होता है कि भाई मतभेद है, मनभेद नहीं है। आप अध्यक्ष बने, आप तमाम दिग्गजों से मिले, जो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ की चर्चा कार्यकर्ता करते हैं, आप लोग तो नहीं करते, या वो नेता भी नहीं करते होंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप पर करते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो जब आप उनसे मिले तो उनका कितना सहयोग मिला? मैं जहाँ भी गया वहाँ से कुछ न कुछ लेके आया। उनका अनुभव, उनका लंबा राजनीति का जो आप ये देखिए लंबे समय तक जो उनका कालखंड निकला है राजनीति में, तो उनसे कुछ न कुछ सीख मिली है। गजेंद्र सिंह शेखावत से जब आप मिलने गए तो किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा? देखिए, उन्होंने गले मिल के मेरा स्वागत किया, और आगे कैसे मिल के काम करना है सब लोगों का मैं रियली हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। एक छोटे भाई की तरह सब लोगों ने स्नेह दिया। वसुंधरा जी का सबको इंतज़ार था कि वसुंधरा जी से आप मिलेंगे, क्योंकि मुझे याद है आप सांसद बने उस वक्त वो
मुख्यमंत्री थी, टिकट में बड़ी भूमिका रही, सारे लोग इस बात को जानते हैं, इनकार नहीं कर सकते, आप खुद भी बोलते हैं। तो ऐसे में जब वसुंधरा जी से मुलाकात हुई तो किस तरीके का स्नेह सहयोग मिला? क्योंकि सतीश पूनिया भी अध्यक्ष बने थे, वो भी मिलने गए थे, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन आपकी प्रक्रिया का इंतज़ार ज़्यादा था लोगों को, क्योंकि आप अध्यक्ष बने उसके बाद ज़्यादा इंतज़ार था कि वसुंधरा जी से ये मिलने जा रहे हैं। देखिए, वो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रही हैं, एक लंबा राजनीति का अनुभव है, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो मिलने गया तो बहुत सहज रूप से उन्होंने मेरा स्वागत भी किया और आगे पूरा सहयोग देने का भी पूरा कमिटमेंट किया कि हम सब लोग मिलकर, उनके कई चीज़ें अनुभव भी शेयर किए कि हम ऐसे करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। तो मैं फिर से कहूँगा कि सारे सीनियर्स का रियली सतीश जी की जो पुरानी टीम थी, अपनी टीम, पदाधिकारी मोर्चे के लोग, ये सभी क्या आपको लगा कि भाई ये मेरे साथ अभी इन दिनों एक्टिव नहीं है, या कोई अजीब सा लगा? क्योंकि होता है कि वो टीम के लोग भी कई बार असहज होते हैं और नेता होते हैं वो भी असहज, तो असहजता जैसी स्थिति या पहले से ही सब कुछ नॉर्मल था? क्योंकि मुझे याद है कि सतीश जी की पूरी टीम आपके साथ आसपास चल रही थी, जहाँ तक मुझे याद है। मेरी शुरू से स्वभाव रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग मेरी कभी नहीं रही। मैं क्षमताओं पे जाता हूँ, व्यक्ति पे नहीं जाता। क्षमतावान होगा तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और यह नहीं कि वो मेरा है या तेरा है, कभी नहीं सोचा। और क्षमतावान होगा तो निश्चित रूप से आगे कदम से कदम मिलाकर सब लोगों के साथ चलेंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, अमित शाह जी का दौरा है, तमाम लीडर्स के दौरे होंगे, ऐसे में आपको लेकर अब वापस से एक चर्चा चल निकलेगी। मुझे याद है कि कोई भी लीडर प्रदेश अध्यक्ष बनता है या केंद्र में मंत्री बनता है या कद बढ़ता है तो उसे लेकर एक चर्चा चल निकलती है, मुख्यमंत्री चेहरा। कई लीडरों के फॉलोअर्स जो होते हैं वो फेसबुक पर पेज बना लेते हैं, नेक्स्ट सीएम फला सिंह, नेक्स्ट सीएम फला राम, इस तरीके से। तो आपको लेकर भी ये चर्चा स्वाभाविक है कि भाई सीएम के चेहरा है, क्योंकि ब्राह्मण को लेकर लंबे समय से ऐसा चल रहा था। राजपूत के तौर पर राजेंद्र राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वसुंधरा जी राजपूत और जाट दोनों हैं, जो तो पुराना चेहरा है, सब लोग जानते हैं, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ओम प्रकाश माथुर है, वो कायस्थ मान लीजिए, वैश्य मान लीजिए। भूपेंद्र यादव ओबीसी हो गए। ब्राह्मण चेहरे को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि कौन होगा कौन होगा। आपका नाम स्वाभाविक तौर पर लोग चलाएंगे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। कैसे मैनेज करेंगे? मैं कहीं दूर दूर तक इस रेस में नहीं हूँ, और मैं सौभाग्यशाली मानूंगा जिस दिन एक कार्यकर्ता के नाते, एक अध्यक्ष के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी जिस व्यक्ति के लिए घोषणा करेंगे, और मुझे अच्छी तरह ध्यान है वो जनता के दिलो दिमाग पर और जनता के हित में होता है, वो सबके मन की आवाज़ का निर्णय करते हैं। और भी कई चेहरों के नाम और मन की आवाज़ का निर्णय करते हैं, और जिस दिन वो मुख्यमंत्री का निर्णय करेंगे, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं सबसे पहले उनको माला पहनाने जाऊँगा। क्योंकि और भी कई चेहरे हैं, बात चल निकलती है, कई बार लोग दूसरे लीडरों का भी नाम चला देते हैं, जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, उनका भी नाम चला दिया जाता है। और भी लीडर्स है, मुझे याद है 4 साल पहले राजवर्धन सिंह राठौड़ के फॉलोअर भी लिख देते थे, कुछ दिया कुमारी के फॉलोअर्स ने भी लिख दिया था फेसबुक पे। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज करना चुनौती नहीं मानेंगे अब आप आगामी दिनों में? देखिए, मैंने वेरी फर्स्ट डे कहा था, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। मेरा काम है संगठन के काम को मजबूती देना, जो पूर्व के लोगों ने किया उस काम को आगे बढ़ाना। अब यही कर सकते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, मेरे लिए कार्यकर्ता के नाते, अध्यक्ष के नाते सबसे बड़ी खुशी होगी कि यहाँ से इस नकारा और निकम्मी सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, और जैसा मैंने कहा है कि वो जनता के दिलो दिमाग का निर्णय, जनता के दिल का निर्णय करते हैं, और वो जो निर्णय करेंगे उस निर्णय में सबसे पहला व्यक्ति सीपी जोशी को तब खुशी होगी जब मैं सबसे पहले माला पहनाने जाऊंगा उनका। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मैं जब इस कार्यक्रम का समापन करूंगा तो कुछ चीज़ें भी बता रहा हूं कि सीपी जोशी ने अपनी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। अब इनके सामने सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चित्तौड़ से आते हैं, जयपुर में इन्हें मकान लेना पड़ेगा। फ़िलहाल इनका मकान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शाम के 5 बजे बाद ये खाना भी नहीं खाते हैं, तो अपना रूटीन भी यहाँ पर रूटीन इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। तीसरी समस्या अभी इनके सामने एक और आएगी
कि जब प्रदेश के दौरों पर ये निकलेंगे तो ऐसे में चुनावी माहौल रहेगा, तो समय हो सकता है कार्यकर्ताओं को ये कम दे पाए। ये भी देखने की चीज़ होगी, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं की पूरी भीड़ आएगी तो सभी को वक्त किस लिहाज से देंगे। लेकिन इंतज़ार इस बात का रहेगा कि सीपी जोशी आम कार्यकर्ता से किस तरीके से मिलते रहेंगे और आम कार्यकर्ता क्या कुछ लेकर जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जब अध्यक्ष बनते हैं तो स्वागत सत्कार के दौर चलते हैं और उसके बाद पहचान भी बनती है और संगठन में किस तरीके से गति दी जा रही है उसे लेकर भी कार्यकर्ता आकलन करता है। कई चुनौतियां हैं, 2023 है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का साथ लेते हुए चुनाव मैदान में जाना है। सामने कांग्रेस है जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की लगातार बात करती है। कांग्रेस को भी विश्वास है कि वो सत्ता में फिर से आ रही है। बीजेपी मानकर चलती है कि प्रचंड बहुमत से फिर से बीजेपी आने वाली है। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ पहलू ऐसे थे जिन पर बातचीत करना ज़रूरी था। सॉफ्ट से सवाल थे, कुछ निजी ज़िंदगी की चीज़ें थी, तमाम चीज़ें हमने पूछी। लेकिन हम फिर से करीब 1 महीने 2 महीने बाद फिर से इनसे रूबरू होंगे, क्योंकि राजनीतिक स्थितियाँ बदलती रहती हैं, राजनीतिक स्थितियाँ बदलेंगी भी। तब तक के लिए नमस्कार।